बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 और क्लास सेकेंड ईयर। तो आज के इस टॉपिक में आपको जो है मैं रीज़निंग और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 के करवाने वाली हूँ। इसके सेल्फ असेसमेंट की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, होपफुली आपने देख ली होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 4 पे आप आ जाएंगे। फर्स्ट रीज़न जो है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से इसने पूछा है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों शामिल हो जाते हैं, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप आते आते डिक्रीज़ कैसे होती है। आपने कैसे लिखना है इसको, देखिए पेज 4 पर आओगे आप सीधा, और उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ। अब यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इसको कट करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। ये डिक्रीजेज़ हो जाती है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इन एलिमेंट्स का साइज़ जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते आते ग्रेजुअली क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, फॉर एग्जांपल लिथियम, ये साइज़ में छोटा होगा, फिर जैसे जैसे आप नीचे तरह जाएंगे सोडियम पे जाएंगे उसका साइज़ और बड़ा होता जाएगा, पोटाशियम पर जाएंगे उसका साइज़ सोडियम से भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती चली जाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी खुद क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो कि आप किसी भी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये पूरी बात जो मैंने आपको बताई कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप नीचे जाएंगे साइज़ ऑफ द एटम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये पूरा टॉपिक आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इस तरह पहला रीज़न आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीज़न्स थोड़े बड़े होंगे, इसकी वजह ये कि जाहिर सी बात है जब आप इसकी डिटेल नहीं बताएंगे तो रीज़न जो है वो खुद कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में छोटा करना चाहते हैं तो सेल्फ राइटिंग ज़रूर कर लीजिएगा, वरना एज इट इज़ इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक करेक्शन है, जहाँ पे अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसे अंडरलाइन करके आपको एस ब्लॉक एलिमेंट लिखना है। यही रीज़न थोड़ी देर के बाद एक क्वेश्चन की शक्ल में आएगा तो भी आपको दोबारा यही मटेरियल लिखना पड़ेगा, उस टाइम पर मैं आपको गाइड कर दूँगी। अब दूसरा रीज़न जो है उसको लेके चलते हैं हम जी। तो दूसरा रीज़न जो है वो आपसे ये कह रहा है कि जो हेलोजेंस का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर से लेके नीचे आते आते जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है, अब देखें इसकी वजह ये होती है कि साइज़ तो बढ़ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और उससे पहले वाले में 8 होते हैं, उससे पहले वाले में 8 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस से लेके आखिरी जो आपका शेल है उस तक के इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बढ़ती जा रही है। जब वो बढ़ती चली जा रही है तो अल्टीमेटली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो सकते हैं। आपने लिखना कहाँ से है, ये काम मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में भी बताया था, उसी का हाफ पार्ट आप लिखेंगे। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इन हेलोजन एज साइज इंक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर। लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। सो अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब अगला रीज़न जो है उसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं जी। अगला रीज़न जो है वो पेज नंबर 5 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। पहले आप रीज़न समझ लीजिए। इसने आपसे पूछा क्या, इसने क्या, 2 एलिमेंट्स हैं थर्ड ए ग्रुप में, एक का नाम है यहाँ पे गैलियम, दूसरे का नाम है इंडियम। हम ये देख रहे हैं कि जो गैलियम है इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो 580 है, और इंडियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 560 है। तो क्या रीज़न है, होना तो ये चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आमतौर पर क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा ग्रुप देखने को मिल रहा है हमें। ट्रेंड बिल्कुल अलग है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ठीक है, कुछ ऐसा ख़ास सीक्वेंस दिख नहीं रहा। तो अब इसका रीज़न जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो गैलियम होता है इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3d में, जबकि इंडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पड़ेगा 4f में। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के एतबार से देखते हैं तो गैलियम जो है इसका न्यूक्लियस के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट इज़ वाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी है गैलियम की वो 580 है। इंडियम में क्या होता है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर पर मौजूद है, 4f की तरफ है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसको देखेंगे न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस में, तो उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस ज़्यादा, ये कह लीजिए कि
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा। तो ये जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 560 इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f में। तो 3d से 4f का जो डिस्टेंस है वो चेंज है। सो दैट इज़ वाई क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट इनसफिशेंट होता है। इसी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है गैलियम में वो 3d इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। थैलियम में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो दैट इज़ वाई अब आपने लिखना कहाँ से, यहाँ देख लें कि फर्स्टली गैलियम हैज़ अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्युमिनियम, बट सेकेंडली थैलियम एग्जिबिट अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन इंडियम। तो ये जो इरेगुलरिटी होती है ये किस वजह से होती है कि इसमें इनसफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, मार्क कहाँ से करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे द आयोनाइजेशन एनर्जी से लेके डाउन द ग्रुप तक। उसके बाद फर्स्टली से लेके 4f इलेक्ट्रॉन्स तक आपने इसको मार्क करना है। यहाँ पे आपका ये रीज़न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 6 पर आ जाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो फर्स्ट या सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डाउन द ग्रुप आते आते क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद क्या होती है। ये वो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने लिए अट्रैक्ट कर ले और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं आपको पता है इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके अंदर ये एबिलिटी सबसे कम होती है ग्रुप ट्रेंड्स के हवाले से। इसकी एक दूसरी वजह क्या होती है कि डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होता है, इनका जो साइज़ होता है ये भी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके बीच में जो फासला है ये बढ़ता चला जाता है। साइज़ बढ़ने के साथ साथ फासला बढ़ेगा तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उनकी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इन शॉर्ट जनरली याद रखिएगा कि साइज़ जो है जितना छोटा होगा और न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के साथ फासला जितना कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए लिथियम से आपको सीजियम की तरफ डाउन द ग्रुप जाते जाते ग्रुप ट्रेंड किस तरीके से मिलेगा। पहले वाले में फिर ज़्यादा है आपका 1.0, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप नीचे चले जाते हो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है, साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वो भी वीक हो जाएगी। ये सारी बातें आपने यहाँ से लिखनी है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेके इट्सेल्फ तक। ठीक है, अच्छा इसमें क्योंकि क्वेश्चन में इसने आपसे सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का पूछा है तो आप ये जो सेकंड ग्रुप वाली इन्फॉर्मेशन है यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड है इसको कट कर लीजिएगा। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। अब आप सीधा यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के या सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं ये कह लीजिए। इसकी वजह क्या होती है, एक तो ये मेटल्स होते हैं, आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल होते हैं। इनके आखिरी शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी होती है। लिखना कहाँ से आपने, मटीरियल्स विथ हाई से लेके ईजिली तक और उसके बाद अल्कली मेटल्स से लेके ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स तक, ये 2 इन्फॉर्मेशंस। अब आप पेज नंबर 23 पर आ जाएंगे। इस चैप्टर में माशाल्लाह अच्छी खासी रीज़निंग है, तो अच्छा खासा टाइम तो इस रीज़निंग में ही निकल जा रहा है आपका भी। पेज 23 पर आ जाएं। इसने आपसे क्वेश्चन किया है कि जो एसिडिटी होती है हाइड्रोजन हैलाइड की वो बता दीजिए। अभी हाइड्रोजन हैलाइड से क्या मुराद है, मतलब हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएगा। थोड़ा सा ये चार्ट देखिएगा, इसमें यहाँ पर कोई सा भी हाइड्रोजन एसिड आप कंसीडर कर लीजिए। ये कौन कौन से हो सकता है, ये देखें, ये आपके पास ये HF, HCl, HBr, HI है। ठीक है, अब इनकी ज़रा बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल के हिसाब से ग्रेजुअली देखिएगा 565, 432, 366, 299। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे कम है। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको इधर नज़र आ रहा होगा कि HF, उसके बाद HCl, फिर HBr, उसके बाद HI। इसकी वजह क्या होती है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना हाइड्रोजन की किसी भी हेलोजन के साथ, वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसमें उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है और हाइड्रोजन खुद भी एक छोटा एलिमेंट है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्लोरीन का साइज़ जो है वो फ्लोरीन के मुकाबले में बड़ा होता है, जब हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है तो बॉन्ड एनर्जी इसके मुकाबले में कम होगी। ग्रेजुअली ब्रोमीन क्लोरीन से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसी तरीके से आप क्या देखते चले जा रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जा रही है। तो बस
इतनी सी बात याद रखिएगा कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी होगा हाइड्रोजन का किसी भी हेलोजन के साथ, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लिखना कहाँ से, आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और उसके बाद ये वाला चार्ट जो है इसको लिखना है, ठीक है। एक लास्ट रीज़न है इस वाले क्वेश्चन का, इसमें इसने कहा है कि फ्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है। ये वाला जो सवाल है ना, ये अक्सर घुमा फिरा के आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इन सारी बातों की वजह एक दूसरे से मिलती जुलती है। वजह क्या होती है कि 7th A ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है, इसका साइज़ छोटा है। अब होता ये है कि न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन तक इसका जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये साइज़ छोटा, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस के साथ फासला कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, छोटा सा साइज़ वाला एलिमेंट होगा, तो इसी वजह से इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये भी बहुत बढ़ जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ईजिली इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी के भी रिमूव करने की प्रॉपर्टी होती है। तो लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे फ्लोरीन इज द से लेके नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है। इसके साथ ही जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ज़रा थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम बढ़ते हैं और तेज़ी से उसको मार्क करते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए थे ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे रीजनिंग वाले पार्ट्स से लाइन से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपसे फ्लेम टेस्ट पूछा है, ये क्या चीज़ होती है, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक कलर कहा है। देखिए फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप डायरेक्ट इनका जो सॉल्ट होता है इसको बर्न करते हैं फ्लेम के साथ, तो ये जो बर्निंग होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है, ठीक है। जिस तरीके से कभी आपने अगर सुई गैस का फ्लेम चेक किया हो तो आप देखोगे कि उसमें ब्लूइश सा या इस तरह से कुछ पर्पल सा लाइट सा कलर आ रहा होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है ये कलर इस तरीके से आ रहा है सुई गैस की वजह से। एग्जैक्टली इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के या सेकेंड ए ग्रुप के, जब आप इनको बर्न करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कलर जो ये फ्लेम कलर कहलाता है और इन एलिमेंट्स का ये जो टेस्ट है ये फ्लेम टेस्ट कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन आप मार्क करोगे कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये क्वालिटेटिव मेथड होती है, यानी इसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को मेजर किया जा सकता है कि इसका नेचर क्या होगा। और इसके साथ साथ ये किसी भी अल्कली मेटल को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वैसे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कुछ टेस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे अल्कली मेटल्स के हवाले से बात हो रही है। तो फ्लेम टेस्ट को यहाँ से लेके फ्लेम कलर्स तक जो है आपने मार्क करना है और इसकी हेडिंग क्या डलेगी, फ्लेम टेस्ट। उसके बाद आप ये कलर्स का चार्ट देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ ख़ास एलिमेंट्स हैं, इनके चार्ज हैं किस तरीके से। लिथियम के रेड होंगे, सोडियम के येलो हैं, पोटाशियम के वायलेट हैं, रुबीडियम के रेड वायलेट हैं। इसी तरीके से लेके बेरियम तक आ जाएं आप तो ये पेल ग्रीन कलर है, ठीक है। तो एज आई सेड अर्लियर कि सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में इसने आपसे फ्लेम टेस्ट पूछा था, आप रैंडमली 3-4 कलर दे दें फर्स्ट ए एलिमेंट्स के और सेकेंड ए एलिमेंट्स के मिलाकर, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि है तो छोटा सा मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर 24 पे सीधा आ जाए। क्लोरीन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पे काम करती है, और वो ऑटो का मतलब होता है खुद अपने आप को कर देगी। अब होता क्या है कि जब भी क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्लोरीन एंड क्लोरीन में, और वाटर को मैंने ब्रेक कर दिया H और OH आयन में। तो होता क्या है कि एक क्लोरीन H के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन OH आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जब भी क्लोरीन अपने साथ H को कंबाइन कर देता है, इसका मतलब वो रिड्यूस करता है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या चीज़ होती है, रिड्यूस करना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑटो रिड्यूस किया। जब ऑटो रिड्यूस किया तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ठीक है। अब दूसरा काम इसने क्या किया, इस क्लोरीन ने OH के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये बन गया हाइपोक्लोरस एसिड। क्योंकि इसने एडिशन कर लिया ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे ये क्लोरीन कैसे रिएक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिएगा कि ये काम क्लोरीन खुद अपने साथ कर रहा है जब कभी वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ। लिखोगे कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और ये वाली इक्वेशन लिखोगे, और अगर मुनासिब समझो तो ये 2 बातें जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना जो मैंने पेंसिल से मेंशन की है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डायगोनल रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है और आप किस तरीके से जो थ्री पेयर्स है इसके हवाले से बात करेंगे। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए एंड फोर्थ ए। अब होता क्या है कि फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है फर्स्ट लिथियम,
ये सेकेंड ए ग्रुप के जो सेकेंड मेंबर है मैग्नीशियम, इसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है। इसी तरीके से सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है बेरिलियम या एल्युमिनियम के साथ बना रहा है। थर्ड ए ग्रुप का मेंबर है बोरोन या सिलिकॉन के साथ बना रहा है। होता क्या है कि इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं, क्योंकि ये इस तरीके से एक डायगोनल रिलेशन में आ रहा होता है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजेंबल कर रही होती है मुख्तलिफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में। लिखेंगे कहाँ से आप, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और ये वाला जो चार्ट है इसको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्रुप ट्रेंड के हवाले से रिलेटेड टू थर्ड ए ग्रुप, ठीक है। तो थर्ड ए ग्रुप में जो रिलेशनशिप है ना आयोनाइजेशन एनर्जी का, एज आई टोल्ड अर्लियर इन द रीजनिंग सेक्शन, के थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी वजह क्या होती है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कोई 4d में फिल्ड है, कोई जो है वो 4f में फिल्ड है, कोई जो है वो 3d में फिल्ड है। तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो भी डिफरेंट होता चला जा रहा है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 577, इसके बाद 580 है। ग्रेजुअली या तो बढ़े या कम हो, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनकी वजह क्या होती है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्लेस्ड होते हैं, उनका जो रिलेशन है वो न्यूक्लियस के साथ डिफरेंट डिस्टेंस के साथ होता है। इसी वजह से इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही होती है, ठीक है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको पुट करेंगे। ये वाली चीज़ मैंने आपको रीजनिंग में भी थोड़ी सी समझाई थी, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मार्क करवा रही हूँ जी। फाइनली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इसने आपसे कहा था बेरिलियम जो थर्ड ए ग्रुप का, इसकी कोई सी 3 प्रॉपर्टी बता दीजिए। देखिए थर्ड ए ग्रुप में बेरिलियम ज़रूर है, लेकिन ये उसका फर्स्ट मेंबर है, ये जहन में रखिएगा। तो जो भी फर्स्ट मेंबर होता है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जैसे किसी भी घर में जो पहला बच्चा होता है आप देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बाकी भाई बहन जो है ना वो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। इस तरीके से किसी भी ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। अब बेरिलियम का साइज़ जो है वो छोटा होता है। छोटे साइज़ होने की वजह से होता तो है ये सेकेंड ए ग्रुप में, लेकिन इसकी जो रिजिड या इसकी हार्डनेस होती है वो अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी। दूसरी बात क्या होगी कि इसकी जो डेंसिटी होती है या जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी दूसरों के मुकाबले में जो वो डिफरेंट होगा। इसकी डेंसिटी लो होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप्स के मुकाबले में ज़्यादा हाई होगा। एंड लास्ट विच इज़ नॉट द लीस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है कि इस ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या चीज़ कर देते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बेरिलियम के साथ क्या होता है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये शेयरिंग करना चाहता है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि इसका साइज़ छोटा होता है दूसरे मेंबर्स के मुकाबले में। तो ये 3 पॉइंट आपने मार्क कर लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेशक आप इसमें से कोई और पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। टोटल आपको कुल मिला के 3 देने हैं। होपफुली आज की वीडियो आपकी हेल्पफुल साबित हुई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन पूरी डिटेल में है। इसके बावजूद अगर कोई बात शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड समझ ना आए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगी एज सून एज़ पॉसिबल उसको रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।